अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मैं अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। चमोली नंदप्रयाग क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी आरिफ को यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक समुदाय विशेष के लड़के पर नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने का आरोप लगा है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला 22 अगस्त का बताया जा रहा है, जब नाबालिग लड़की से लड़के ने छेड़खानी की थी और वो फरार हो गया। घर वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने शनिवार को थाना नंदानगर में लिखित शिकायत दर्ज की। वहीं सीएम धामी ने मामले में के आदेश दिए थे, जिसके फौरन बाद एक्शन हुआ और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। चमोली में नाबालिग लड़की के साथ में छेड़छाड़ की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नारी अस्मिता और सम्मान हमारे लिए सदैव सर्वोपरि है और किसी भी महिला के साथ में बेटी के साथ होने वाली अप्रिय घटना की हम निंदा करते हैं और कानून दोषी को सजा देगा और देवभूमि में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता और नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर बड़ा आरोप लगा है। मुकेश बोरा के खिलाफ एक महिला के यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है और आरोप लगाने वाली महिला लालकुआ डेयरी प्लांट में डेली बेस पर काम करती थी और साथ ही महिला का आरोप है कि 2020 में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद में उसे नौकरी की जरूरत थी। इसी वजह से उस मुलाकात साल 2021 में मुकेश बोरा से हुई। मुकेश बोरा ने उसे परमानेंट नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ में दुष्कर्म किया और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही आरोपी दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हो सकती है। कि मुझे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो मुझे नौकरी की ज़रूरत थी बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो उनके पालन पोषण के लिए मुझे जाहिर सी बात है चाहिए था कुछ भरण पोषण कैसे हो। तो उस सिलसिले में मैं इनके पास गई। 2021 में मेरी यहाँ इन्होंने कामगार के लिए मतलब यहाँ मैं उसमें लगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके बाद धीरे धीरे ये मेरे साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे, ये वो सब चीज़ें जो भी चली। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इतना मुझे परेशान, इतना टॉर्चर करने लग गए, इतना कटा कि मतलब मेरा शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से मेरा शोषण हुआ है। बस लालकुआ थाने में एक महिला के द्वारा शिकायत दी थी, जिसमें मुकेश बोरा नाम के द्वारा बलात्कार करने और उसको धमकाने का मामला संज्ञान में आया था। इसमें पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर लिए और जो महिला की शिकायत उसके हिसाब से विवेचना शुरू हो गई। जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। वहीं आरोपी मुकेश बोरा के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। यूसीडीएफ यानी कि उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन के प्रशासक पद से मुकेश बोरा को हटाया गया। मुकेश बोरा पर डेयरी प्लांट में काम करने वाली महिला ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की वारदात होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1:30 बजे रानीपुर मोड़ पर बालाजी ज्वेलर्स पर 5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने शोरूम के स्टाफ और वहां पर मौजूद लोगों पर मिर्च वाला स्प्रे डाला और उसके बाद में तमंचे से फायरिंग करते हुए डकैती की। बदमाश शोरूम से करीब 5 करोड़ की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए थे। वहीं स्थानीय लोगों और ज्वेलर्स कारोबारी में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी देखी गई। वहीं पुलिस ने जल्द ही बदमाशों को पकड़ने की बात कही है। एक मोटरसाइकिल पर थे, मैंने उनके पीछे भगाई मोटरसाइकिल, तो आर्यनगर चौक तक मैंने उनका पीछा किया। कहाँ का नंबर था गाड़ी का? नंबर हरियाणा का था, हरियाणा HR 71D 9150। 5-6 लोग अंदर घुसे शोरूम में, उन्होंने मिर्ची वाला स्प्रे करके इनको परेशान करके और फायर भी किया है। ये तो भगवान का शुक्र है कि उनकी किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पूरा शोरूम खाली कर दिया है और इस तरह की घटना हरिद्वार में पहले भी हो चुकी है। एक डकैती की घटना हुई है जिसमें 5 हथियारबंद लोगों द्वारा यहाँ पर आके एक ज्वेलरी शॉप में उसके डकैती की घटना करी है, जिसमें करीब 5 करोड़ के आसपास जो अभी ओनर्स द्वारा बताया गया है डकैती की गई है। उसका लोग और वेयरबाउट्स पता लग रहा है और जल्दी ही इसमें हम लोगों के द्वारा इस पर कार्रवाई करी जाएगी, सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। देहरादून में नवजात को बेचने का मामला सामने आया है और बेचने वाले कोई और नहीं बल्कि नवजात के मां बाप ही है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
राजधानी देहरादून में नवजात को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बच्चे को बेचने वाले कोई और नहीं बल्कि नवजात के माँ बाप ही हैं। देहरादून के पथरीबाग इलाके में किराए पे रहने वाले अमन और पत्नी गीता का 14 अगस्त को एक बेटा हुआ, जिसको इन्होंने दिल्ली के किसी शख्स को 50,000 रुपए में 28 अगस्त को बेच दिया। बताया जा रहा है कि दंपति मूल रूप से रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं, जो दिसंबर में ही देहरादून आए थे। बताया जा रहा है कि अमन के पास बच्चे की परवरिश के लिए पैसे थे, जिस कारण उसने ये कदम उठाया। तो अब पैसे मिल गए आपको पूरे? और पैसे देने के लिए बोला है या हमने कुछ नहीं बोला? 50,000 कोई सरकारी का कोई कार्य करा, कुछ नहीं करा इसमें आपने? किया है उन्होंने, वो अभी जो वकील कर रहे थे ना, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कुछ दिन बाद। कुछ लिखा पढ़ी अभी तक करी? हाँ, अभी करी। क्या है? एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया था उन्होंने। हाँ। जिसमें लिखा था कि मतलब मैं अमन और गीता अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेबी को दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया है और मतलब अब जो आगे कार्रवाई होगी, मतलब साइन वगैरह होंगे कोर्ट में, वो अब 1-2 दिन में होंगे, क्योंकि जो ना लॉयर बुक किया था वो तो उनकी तो डेथ हो गई, तो दूसरे वाले। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए बाल संरक्षण आयोग ने CWC की टीम को पूछताछ के लिए भेजा। वहीं पूछताछ में दंपति ने ये कबूल किया कि उन्होंने गरीबी देखते हुए ये कदम उठाए, जिस पर अब जांच शुरू हो गई है। जहाँ वो काम करती थी वहाँ के थ्रू उसने किसी को कांटेक्ट करा और अपना बच्चा, क्योंकि वो देखरेख करने में सक्षम नहीं थे। अब ये आपराधिक उसमें आएगा या लेने वालों की क्या कोई आपराधिक मंशा थी या इसमें कोई देन लेन हुआ है, ये अभी जांच चल रही है। मात्र 14 दिन के मासूम को उसकी ही माता पिता द्वारा बेचा जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम बच्चे समेत उस दंपति की तलाश में जुटी है, जिन्होंने बच्चे को खरीदा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। ऋषिकेश में भारी बारिश के चलते बरसाती नदी चंद्रभागा उफान पर आ गई है। अचानक तेज पानी आने से इसकी चपेट में एक लड़का और एक लड़की आ गए। वहीं मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने लड़की को बचा लिया और लड़की की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। विकासनगर के डाक पत्थर झूला पुल से एक लड़का शक्ति नहर में कूद गया। सूचना पर डाक पत्थर पुलिस और जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के की तलाश शुरू की। घटनास्थल पर युवक के नहीं मिलने पर SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची और शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लड़की का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। शक्ति नहर में कूदने वाला लड़का महज 16 साल का है, जो औरंगाबाद सहारनपुर का रहने वाला है। वो अपनी मौसी के घर लखवाड़ कॉलोनी डाक पत्थर आया था। ये झूला पुल डाक पत्थर के पास कोई एक बच्चा डूबा है। मौके पर जाकर पता चला है कि ये नीरज नाम का लड़का जो यूपी सहारनपुर का रहने वाला है, यहाँ अपने किसी रिलेटिव में आया था और वो यहाँ नहर के किनारे किसी के द्वारा देखा गया कि नदी में डूब रहा है। खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उनकी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका संकल्प है कि हमें उनके सपनों का उत्तराखंड बनाना है। मैं इस अवसर पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के आदर्शों और उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारा एक पल और एक क्षण आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है।
उत्तराखंड में ठोस भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा गरमाता जा रहा है। रविवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यूकेडी समेत विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया तो अस्थायी राजधानी देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। उत्तराखंड में ठोस भू कानून की मांग जितनी पुरानी है उतना ही पुराना मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा भी है। उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में लंबे समय से हिमाचल की तर्ज पर ठोस भू कानून बनाने की मांग उठ रही है। आंदोलनकारी इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों ही मुद्दों पर स्पष्ट नीति न होने के कारण प्रदेश के जल, जंगल, जमीन पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। रविवार को गैरसैंण में धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर विरोध जताया गया और हमने मांग करी है कि अविलंब उत्तराखंड के परिस्थिति को देखते हुए सरकार सख्त भू कानून लागू करे, मूल निवास लागू करे और राजधानी गैरसैंण घोषित करे, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो उत्तराखंड के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जमीनें बाहर से आने वाले माफिया उन जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं, जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनकी नौकरियों पर कब्जे हो रहे हैं। लोगों का सपना था उनकी अपनी राजधानी गैरसैंण होगी, वो सपना भी आज अधूरा है। धरना प्रदर्शन भले ही गैरसैंण में हुआ हो, लेकिन सियासत देहरादून में भी गर्म रही। कांग्रेस ने कहा कि मूल निवास और भू कानून जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई ठोस नीति न बना पाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को ही समस्या की असली जड़ बता दिया। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओपन फॉर ऑल करके सबके लिए खोलकर भू कानून समाप्त करके निश्चित रूप से इस राज्य के मूल निवास करने वाले लोगों के भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया। हमारी मांग है कि हिमाचल से भी कठोर भू कानून यहाँ पर लागू होना चाहिए। कांग्रेस इस पर प्रदर्शन नहीं कर रही है, कांग्रेस इस प्रदर्शन में घुस रही है। कांग्रेस चाहती है कि उस मुद्दे को लपक के फिर आगे चल के चुनाव में उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो इस पर तो पूरा जो हमारा यूथ है और क्षेत्र के लोग हैं वो आंदोलित है। आपने देहरादून में भी एक बानगी उसका दृश्य देखा है। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर सरकार भी पसोपेश में है। भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट शासन को सबमिट कर चुकी है। भू कानून पर मिली इस रिपोर्ट और मूल निवास प्रमाण पत्र के परीक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2023 में सचिवों की एक प्रारूप समिति भी गठित की, लेकिन समिति की रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आ पाई। लिहाजा मूल निवास और भू कानून का मुद्दा आज भी गरमाया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बड़कोट के कृष्ण गांव के पास में कई बार तेंदुआ देखने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। अस्तित्व पेट्रोल पंप कृष्णा गांव के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की चहलकदमी कैद हो गई। तेंदुआ अंधेरे में छिपा हुआ था और पेट्रोल पंप कर्मी कुछ देर पहले ही कमरे में जाता था और उसके जाते ही तेंदुआ सीसीटीवी में नजर आया। उत्तराखंड में हर कहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक गुलदार का आतंक आम बात हो गया है, लेकिन अगर हम कहें कि गुलदार से ज्यादा इंसानी मौतें सांप के काटने से हो रही हैं तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वन विभाग का आंकड़ा यही कहता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में गुलदार, हाथी, भालू जैसे जंगली जानवरों का आतंक आम बात है, लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं सांप। वन विभाग का रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 5 साल में गुलदार के हमलों में 103 लोगों की मौत हुई और 459 लोग घायल हुए, जबकि सांप के काटने से 118 लोगों की मौत हुई और 460 लोग घायल हुए। वहीं अब समस्या ये है कि सर्पदंश की घटनाएं कैसे की जाएं। इससे परेशान वन विभाग ने अब नया तरीका अपनाया है।
वन विभाग ने सर्पदंश के लिहाज से संवेदनशील प्रदेश के 12 डिवीजनों की 55 चौकियों में एंटी वेनम इंजेक्शन रखवा दिए हैं। सांप के काटने की स्थिति में मरीज को तत्काल एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जा सके। इंजेक्शन की खासियत ये है कि ये पाउडर फॉर्म में है, इसके लिए फ्रिज की आवश्यकता नहीं। ये सबसे जहरीले 4 सांपों कोबरा, कॉमन क्रेप, रसेल वाइपर और सास्केल्ड वाइपर के काटने की दवा का काम करता है। उत्तराखंड में इन्हीं 4 सांपों के काटने से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। हमने वन विभाग के जो संवेदनशील प्रभाग है उनमें अनेक स्थानों पर ये एंटीवेनम उपलब्ध कराया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल ये अगर किसी वनकर्मी को जरूरत हो तो उनको उपलब्ध हो सके, और साथ ही साथ आम जनता की सुविधा को देखते हुए भी कि अगर किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है कि कोई सांप के द्वारा अगर काटे जाने की घटना होती है तो जो भी उसका जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तुरंत बिना किसी परेशानी के दवा उपलब्ध हो जाए। मॉनसून सीजन में सांप के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन दिनों बिलों में पानी घुसने के कारण सांप सुरक्षित जगह के लिए बिल से बाहर निकल आते हैं। अब तक सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू कर चुके रेस्क्यूअर अरशद खान का कहना है कि सांप के काटने की सूरत में शुरुआती आधा 1 घंटा महत्वपूर्ण होता है। अगर इस टाइम पीरियड में पेशेंट को एंटी वेनम इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। देखिए, बिग 4 का कोई भी सांप चारों में कोई भी काटे तो पहला आवर सबसे गोल्डन आवर होता है। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतना जल्दी आपको एंटी वेनम मिलेगा तो बचने का। लेकिन जितना आप टाइम लगाते जाएंगे, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत कोई सांप के बारे में नहीं जानते, तो वो डर के कारण ही उनके शरीर का बॉडी में खून ज्यादा सर्कुलेट करता है, उस वजह से वेनम फैलता है और उसी वजह से मौतें होने का ये हो जाता है। और दूसरा, ये तांत्रिक ओझा उझा के पास जाने के चक्कर में झाड़ फूक में आदमी लोग जान गंवाते हैं ज्यादातर। उत्तराखंड में 2021 और 2022 2 ऐसे साल रहे जब सांप के काटने से सबसे ज्यादा 30 लोगों की मौत हुई और 234 लोग घायल हुए। इस साल भी अभी तक 14 लोगों की सांप के काटने से मौत हो चुकी है। लिहाजा इस मौसम में खास तौर पर सतर्क रहें। अस्पताल दूर होने की स्थिति में सांप के काटने की घटना होने पर नजदीकी फॉरेस्ट चौकी से मदद ले सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के अस्सी गंगा घाट में अगोड़ा मोटरमार्ग नौगांव और साथ ही भंकोली बीच भूस्खलन के चलते पिछले 5 दिन से बंद है। पूरी सड़क भूस्खलन की चपेट में आने से 3 गांव का संपर्क टूट गया है और ग्रामीणों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में धोंतरी कमद मोटरमार्ग पर गदेरा उफान पर आने से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है, जिसे 4 दिन बाद भी नहीं खोला जा सका, जिससे लगभग 24 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है और ग्रामीणों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में जोशीमठ जैसे हालात बन रहे हैं। घर, आंगन और खेत खलियान लगातार दरक रहे हैं और कुछ लोग तो गांव छोड़कर ही चले गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बागेश्वर में कांडा के कांडे कन्याल के ग्रामीण हर दिन डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव के पास खड़िया की लाने हैं जिसमें बड़ी मशीनों से खनन का काम किया जाता था। लोगों का आरोप है कि खनन के काम से उनके घरों में दरारें पड़ी हैं और बारिश में दरारें और चौड़ी हो रही हैं। इलाका मतलब जाने वाला है, झुकाव हो गया। अन्नपूर्णा से लेके नीचे बजीना तक जो गधेरा है वहां तक ये जगह झुक रही है। कई हर घरों में दरारें, कोई बोलता भी है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। 2009 से अगर आप मेरे कागज देखेंगे तो मैंने हर कॉपी की फोटो स्टेट रखी हुई है। हम तो डर के साए में जी रहे मैडम, और ये जो है जमीन हमारी लगातार बहती रह रही है। आप पहले से ऐसा होता तो हम यहाँ पर मकानी क्यों बनाते। जब से खड़िया खान खुली है, जब से ये मशीनें चली, इसी की वजह से ये दरारें पड़ी हैं और इसीलिए ये जमीन बैठ रही है, हर साल बैठते। कांडा में खड़िया खनन का काम अभी बंद है, लेकिन पहले हुए काम की वजह से प्राचीन कालिका मंदिर भी खतरे की जद में है। गांव वालों का कहना है कि गांव के
बात के बारे में कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं प्रशासन सर्वे के बाद काम करने की बात कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टिगत उस क्षेत्र में माइनिंग को बंद करा दिया गया है और वर्तमान में भी माइनिंग बंद ही है। और क्योंकि मकान में जो दरारें आ रही हैं उसकी हम दोबारा से जांच करा रहे हैं भूगर्भ वालों से कि दरारें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। तो जैसी जांच रिपोर्ट आएगी उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई। कांडा में खड़िया खनन की वजह से लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। इसके साथ ही खेतों में भूस्खलन भी हो रहा है। ऐसे में गांव वाले खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और साथ ही संस्कृति का पर्याय माने जाते हैं। इनमें कुछ पर्व ऐसे भी हैं जो कि कई मायनों में खास है। ऐसी ही खासियत समेटा है सोर घाटी पिथौरागढ़ का हिल जात्रा पर्व। ये मुख्य मुखौटों के लिए जाना जाता है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। साधारण से नजर आने वाले ये मुखौटे किसी नाटक में अभिनय करने वाले कलाकारों के नहीं हैं, बल्कि इन मुखौटों के पीछे छिपा है करीब 500 साल पुराना इतिहास, जिसकी इबारत लिखी थी पिथौरागढ़ के 4 मेहर भाइयों ने। 16वीं सदी में यहाँ के मेहर भाई पड़ोसी मुल्क नेपाल गए थे, जहाँ नेपाल नरेश ने मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर उन्हें ये मुखौटे इनाम के रूप में दिए थे। तभी से पिथौरागढ़ में हिल जात्रा मनाने का आगाज भी हुआ है। इन दिनों आस्था के इस लोक पर्व को मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसका इतिहास नेपाल से जुड़ा हुआ है और मेरे हाथ में जो अभी मुखौटा देख रहे हैं ये बाबा लखिया का मुखौटा है, जो हमारे आराध्य देव हैं। इन्हें भगवान शंकर का गण भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति की कहानी से जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर क्रोधित होते हैं, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करते हैं। नेपाल से भारत आई ये मुखौटे वीरता के साथ ही सोर घाटी पिथौरागढ़ की सुख और समृद्धि का प्रतीक भी माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरन के मुखौटे आदि शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन मुखौटों की मदद से ही कलाकार देखने वालों को पहाड़ के कृषि प्रेम से रूबरू कराते हैं। इस पर्व में रोमांचित करने वाला अभिनय देखने वालों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। आस्था, विश्वास और रोमांच का प्रतीक हिल यात्रा अब पिथौरागढ़ की पहचान बन गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के मुखौटे सजाए जाते हैं। लखिया का है, गलिया का है, बड़ी नेपाली हॉल है, छोटी हॉल है, ये नकटी है। कई प्रकार की छोटी मोटे चमकाए जाते हैं, जिससे मेले का सुंदर प्रभावित हुए मेले में। तेजी से बढ़ते इस दौर में जहां एक तरफ लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता से कोसों दूर जा रहे हैं, उसी दौर में पिथौरागढ़ के लोग अपनी 500 साल पुरानी विरासत को आज भी सहेजे हैं, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी है कि पहाड़ आधुनिकता और परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।